सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। कोरोना के खतरे ने एक बार फिर सर उठा लिया है। पाकिस्तान में पहली बार 24 घंटे के दौरान मजीद 201 मरीज जाँ बाक हुए हैं। ये बढ़ती गिनती खतरे की घंटी है। इसलिए हुकूमत की तरफ से स्मार्ट की बजाय मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान भी बढ़ गया है। लेकिन जहां कोरोना को लेकर बुरी खबरें हैं वहां अच्छी खबरें भी हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में पहली बार एक दिन में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। इसका मतलब यह है कि लोग वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों पर कान नहीं धर रहे। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी वैक्सीन बनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी का आगाज आइंदा महीने से NIH में होगा, जहां इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तीसरी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में तैयार करदा वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने वाले तिब्बी इदारों ने इसके मयार और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। जबकि सियासत से हुकूमत के लिए अच्छी खबर यह है कि PDM ने अपनी सरगर्मियां ईद तक मुअख्खर कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि ईद के बाद PDM ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। सबसे अहम बात यह है, उन्होंने ANP और पीपल्स पार्टी को इक्का दुक्का जमाते करार देते हुए कहा है कि इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के बगैर PDM कोई रंग जमाने या हुकूमत को हिलाने में कामयाब होगी या नहीं। जहांगीर तरीन और हमख्याल ग्रुप की बात करें तो यह खतरा भी फिलहाल हुकूमत के सर से टल गया है। लेकिन इस खतरे के टलते ही सियासत में नया तूफान उठा है। यह तूफान साबिक DGFIA बशीर मेमन के हुकूमत पर इल्जामात ने उठाया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बशीर मेमन के इंकशाफात ने नैब न्याजी गठजोड़ से मुतालिक इनके मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। जबकि मरियम नवाज का कहना है कि साबित हो गया सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शहजाद अकबर ने इल्जामात लगाने पर बशीर मेमन को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। इसका जवाब क्या आता है और इस नए मामले के सियासत पर क्या असरात होते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। असद खैर बाबडोगर साहब मेरे साथ होंगे। इत्तेजाज अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर हैं। उनसे बेहतर कौन इन मामलात पर बात कर सकता है। इत्तेजाज अहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बशीर मेमन साहब DGFIA साबिक, इनके जो इल्ज़ामात हैं कि जी मुझे कहा गया कि काजी फाइसा के खिलाफ केस बनाओ, मुझे कहा गया शरीफ खानदान के खिलाफ केस बनाओ, क्या इस पर कानूनी कोई कार्रवाई हो सकती है? इनके इस बयानात पर कुछ हो सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ या नहीं? बड़ा दर्जा दे दिया। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ आइन का और कानून का, और सारी ज़िंदगी ये तालिब इल्मी की कैफियत रहती है वकील की। तो बाकी रहा जहाँ तक बशीर मेमन का बयान, मैंने देखा नहीं था, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया या वो लिंक भेजा तो मैंने देखा, और मुझे बड़ी एक दोस्त ने ताकीद की थी कि ज़रूर देखना। वो मैंने देखा इसलिए क्योंकि वो भी कह रहे थे। और बड़ा खौफनाक बयान है, बेशक बहुत खौफनाक बयान है, पर पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए। इससे बहुत मुद्दे खुल सकते हैं, ये और एक मौका फिर मुस्लिम लीग नवाज को मिला है कि वो मामलात को एक कंक्लूजन पे लेके आए। मैं इस पे अर्ज करूँगा किस तरह मैं ये कह रहा हूँ, पर ये बहुत इसको यकीनन बड़ा उजागर किया है मरियम बीबी ने अपने बयानात में। और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस में बैठ के ऐसी साजिशें हो रही हैं। ये अब हमें पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में साजिशें, मैंने तो बीबी को 2 मरतबा देखा है, वो तो ऐसी साजिशों को कोई सोचती नहीं थी। अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट पे हमले की भी का प्रोग्राम भी बनाते थे और जजेस पे भी दबाव डालते थे। उनकी आवाज़ से टेलीफोन पे मलिक क़य्यूम
और चीफ जस्टिस राशिद गांवपुरा होते थे, और उसकी बुनियाद पे वो सजाएं दे रहे होते थे, और सजाएं दी आसिफ साहब को भी और बीबी को भी। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ा कुछ हुआ है, ये आप ना समझें। अगर नहीं हुआ तो वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब वज़ीर आज़म थी, या यूसुफ रज़ा जो वैसे ही इनके बहुत साथी था, हिमायती था, उस वक्त दौर में नहीं हुआ। बाकी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ा कुछ होता रहा है ये माजी करीब में। रही बात ये बशीर मेमन के बयान की, जैसे मैंने अर्ज किया उसामा, ये बड़ा खौफनाक बयान है, और इस पे जो मौका मुस्लिम लीग नवाज को मिल रहा है, वो जो मौका पहले उन्होंने नहीं हाथ से गंवा दिया। वो जब आपने वो टेप दिखाई साफियों को अरशद मलिक वाली, तो अरशद मलिक वाली टेप में आपने वो किसी अदालत को नहीं पेश की, किसी अदालत को नहीं पेश की, किसी कोई उसका फोरेंसिक नहीं हो सका। और जब तक फोरेंसिक ना हो, मैंने पहले दिन कह दिया था, पहले दिन जिस दिन मोहतरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आज के बाद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज का कह दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज जब चाहे ये टेप जाके दे, अदालत में चलाए और उसको आज़ाद करा के ले जाए, फौरन फैसला करना। मासवाए इस सूरत में कि टेप जाली है। अगर टेप जाली है और उसमें कट एंड पेस्ट काम हुआ है, फिर वो टेप अरशद मलिक वाली भी बिल्कुल फजूल है। और इधर जो हमारे बशीर मेमन साहब हैं, आपने तो इस तरह बयान दिया है कि जिस तरह पूरा रिहर्सल किया होता है, इतना फ्लुएंट बयान। उसामा, मुझे आप तो प्रोफेशनल आदमी जानते हैं, मुझे इस शोबे में आए 54 साल हो गए वकालत करते हुए। अब इसमें मैंने हजार गवाहों को बयान देते सुना, हजार नहीं तो सैकड़ों गवाहों की खुद जिरा की है, और जिरा जब जो की है उस पे मतलब बख्शा नहीं है कोई, ना गवाह बख्शवाने के लिए आता है। तो मैंने तो ऐसा गवाह कभी देखा ही नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। कमाल। ओह बिल्कुल नहीं, ऐसा गवाह वो तो तोते की। इब्तिज़ाज साहब, इसका टाइम लाइन इसकी टाइम लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी दिन ये इंटरव्यू आया जिस दिन जस्टिस फाइज ईसा के हक में फैसला आया, और उसी दिन चंद मिनटों के बाद, चंद घंटों के बाद ये जो चीज़ है सारी सामने आ गई। हाँ नहीं, वो मुझे पता नहीं कि काजी फाइज ईसा के मामले के साथ इसका कोई जोड़ है कि नहीं। बहरहाल उसी दिन आया ये बेशक, पर ऐसा स्मूथ, ऐसा सीमलेस गवाही, लेकिन और मतलब है ऐसा गवाह मैंने नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज को इस्तगासा करना चाहिए, अगर वो इसको अपने इस पर यकीन रखते हैं, इसकी गवाही पे, या इस पे, और या अरशद मलिक वाले मामले पे भी, ये दोनों एक हो जाएंगे। फिर इत्तेदार साहब, अरशद मलिक वाला जो इशू था उसमें वीडियो टेप थी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। अब उसको फरोग नसीम भी उन्होंने भी उसको मुस्तरद कर दिया, शहजाद अकबर ने 50 करोड़ रुपए का हर्जाना कर दिया। तो इसको इस स्टेटमेंट को किस तरह से साबित किया जाएगा कि ये है, क्योंकि फरोग नसीम और शहजाद अकबर तो कह रहे हैं ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है, तो ये साबित कैसे हो भेज रहे हैं? नहीं, वीडियो जो है, जो अरशद मलिक वाली वीडियो थी, अगर वो सही होती, उस पे कोई जोड़ पोड़, कोई फैब्रिकेशन न की होती, तो मरियम बीबी ने वहीं पकड़ा देनी थी मीडिया को, प्रेस को, कि ये देखो, आप भी देखो, और मैं कल जा रही हूँ अदालत। इस पे भी इनको चाहिए फौरन अदालत जाए। बशीर मेमन ने तो इनकी सारी, और उसने रज़ाकाराना तौर पे ऐसे उसने नाम लिए हैं कि कोई रह ना जाए, जिस तरह गिनती करके। वो तो इतना सब 2-3 बड़े बुनियादी सवाल हैं।
एक तो ये कि बशीर मेमन साहब को कहा गया, नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, फिर जरदारी साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने केसेस बनते हैं FIA में, वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वो इनके दौर में नजर आते हैं। और फिर क्या कोई भी सरकारी अफसर रिटायरमेंट के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद वो कहे कि ये कुछ हुआ था, तो ये क्या होगा कि सरकारी अफसर के बाद इस तरह के कहते हैं टू स्पिल द बीन्स? नहीं, उसकी कोई उसकी गवाही बिल्कुल मोतबर नहीं है। वो तो आप देख के उसके जिस तरह वो बयान करता है, आप एक दफा उसामा आप उसको जरूर देखिएगा जो मेरी इस बातचीत के बाद, जो मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ, एक मरतबा उस वाक़ को देखो और इस ख्याल से देखो कि ये मतलब है कोई भूलता नहीं कोई डेट, कोई चीज़। इससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कई दफ़ा करता हूँ, मेरे आवाज़ और लफ्ज़ कई दफ़ा नहीं बनता। उसका तो कोई इतना स्लिक उसने किया है कि वो तो वो रिहर्सल किया हुआ उस वो। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो अब ये इससे आपको लगता है कि कोई भूचाल बाकी आएगा सियासत में? अब नून लीग का तो अलग हो गया, वो तो सिर्फ बयानात दे रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर आपको लगता है कोई कार्रवाई हो सकती है? या कह रहे हैं कि जी गद्दारी का मुकदमा बन सकता है इमरान खान के खिलाफ, तो मुश्किल में आ गए हैं, किस तरह उन्होंने काजी फैसल के खिलाफ बनाया? ये सिर्फ महज एक बयान पर आपको नहीं लगता ये सारा कुछ हो सकता है? ये सिर्फ ख्वाहिशें हो सकती हैं? ये बशीर मेमन जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होता था, मैं भी उस अदालत में सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे होते थे, इसके वाले में तो नहीं था इस जो केस, लेकिन ये इतनी बेदर्दी से हमारे पार्टी लीडर्स की इतनी बेदर्दी से मुखालफत कर रहा होता था। आसिफ साहब की, परियाल बीबी की, खुर्शीद शाह की, इतनी बेदर्दी से कि कोई गुंजाइश उनको हुई ना हो। अब वो कहता है कि मुझे इमरान खान ने कहा कि इन पे केस बनाओ और मैंने इनकार कर दिया, और वहाँ इतना अपनी कीननेस दिखाता था कि और वो सारा जनाब ओमनी ग्रुप पर सारा कुछ मैंने निकाला है और ये किया है और वो किया है, और खुर्शीद शाह के भी इतने असासे और ये सारा कुछ। अच्छा, और इत्तेज़ाज़ साहब, क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी है, पाकिस्तान में शायद ही कोई और हो कि कानून पर, आइन पर भी उतने ही अबूर हो कि सियासत पर भी। तो अब ये जो PDM का मामला है, आपने बेदर्दी की बात की, फजलुर रहमान साहब जो बेदर्दी दिखा रहे हैं PDM के लिहाज से, कह रहे हैं इक्का दुक्का जमातें पीपल्स पार्टी MP की जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई आपको ये लगता है? मतलब आप ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन सियासी बसीरत आपकी क्या कहती है? कोई फर्क नहीं पड़ता? वाकई पीपल्स पार्टी MP नहीं होती, PDM उसके बगैर हुकूमत हिला देगी? PDM मेरा ख्याल है जो मौलाना की पोजीशन और स्टैंस है, वो तो पहले दिन से मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, और उनको मेरा ख्याल है इल्म नहीं है कोई। वो एक जलसा उन्होंने एक मौक़ लेके आए थे, जुलूस जिसका धरना बनाया था आपने, 3 अजला के अक्सरियती भी नहीं अकलियती पठान थे। पठान बड़े मुअज़्ज़िज़ कौम है पठान, पर इनके साथ भी 3 अजला के, बन्नू के, डेरा इस्माइल खान के और लोरा लाई के, ये, और उनको लेके कभी आप यहाँ बैठ जाते थे, कभी आप वहाँ इस्लामाबाद में बैठ जाते थे, और उन्होंने वो बड़ा जनाब वर्दियां पहन के और डंडे उठा के, और ये डंडे मैंने कहा डंडे कोई रोके डंडे से तो डंडे को डंडा मार देना। ये वो मौलाना तो मेरा ख्याल है कि कुछ उनको तो अब अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, बड़ा अच्छा काम है। अच्छा साहब, ये मैं आपको इस चीज़ पर बड़ा, मैं तो पहले भी कहता हूँ आपकी बात जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, लोग भी बड़ा पसंद करते हैं। ये फरमाइए, आप तो पहले दिन से इस्तीफों का कह रहे थे, अभी पार्टी ने डिसाइड नहीं किया था, और पार्टी भी आपकी ज़ाहिर इज्जत करती है, आप सबसे पुराने लोगों में से हैं, सबसे अहम लोगों में से हैं पीपल्स पार्टी के, तो आपने पहले कहा इस्तीफों वाला मामला, आप फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी आपके बड़े नपे तुले होते थे बयानात,
वो आज हमें होता नजर आ रहा है। ये जरा समझाइए कि मरियम साहब अब किधर हैं शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद? अब बाकी आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे, मरियम पीछे जाएंगी? क्योंकि मरियम अब कराची आना था, कह रही मैं नहीं आ रही कि कोरोना है, जबकि आज हाई कोर्ट में पेश होती हैं तो पूरा जमे गफीर होता है उनके साथ। ये क्या हो रहा है? जहां तक मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, वो मेरी निगाह में वो वही मुस्लिम लीग नवाज है जो मरियम नवाज है। उसकी इजारादारी है मरियम की, किसी और की नहीं है। वो जो है हमारे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी उनके साथ है, पीछे खड़े हैं। जी जी। अब इसमें कोई चचा भतीजा भाई वो कजन की वो पार्टी नहीं है। ये जमात पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और सबसे ज्यादा जो कुदरत है वो मरियम की है। मैं आपको एक मिसाल यूं ही देता हूं, फर्जी मिसाल है, फर्जी। अगर जी जी आज शरीफ साहब ये फैसला करें और ये तैयारी शुरू कर दें कि मोची दरवाजे जलसा करना है जुमेरात को, और बुध को ये मरियम ऐलान कर दे कि उसमें किसी ने नहीं जाना, कोई वजह, फर्ज कीजिए इख्तलाफ है तो किसी ने नहीं जाना उस मोची दरवाजे, एक मुस्लिम लीगी भी नहीं जाएगा वहां। मरियम ने खुद कहा है कि मेरे वो बयानिया है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो जिसने पूछना है मेरे से पूछे, जिस तो उसमें तो मेरा ख्याल है अब कोई शक शुबे की बात नहीं है। वो ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है। अब कोई अहमियत किस्मती से इनको शहबाज शरीफ साहब को भी कोई नहीं देता, ठीक है, और ना देगा। अच्छा ये फरमाएगा इत्तेज़ाज़ साहब कि ये जहांगीर तरीन का जो मामला है, अच्छा ये सियासी पहलू भी है, कानूनी भी है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या इमरान खान साहब को रिलीफ दे सकते हैं जहांगीर तरीन को? वो इनकार कर रहे हैं और उनका जो ग्रुप मिला है, जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि नहीं मेरे साथ इंसाफ हो, कि नून लीग के दौर में भी केसेस बनते थे, क्रिमिनल केस नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या पोजीशन है? वो कहते हैं कि सिर्फ आप इन्फ्लुएंस ना करें, कोई शहजाद अकबर इन्फ्लुएंस ना करे, बाकी अदालती मामला चल रहे हैं वो हम संभाल लेंगे। ये तो एक मतलब है ऐसी डिमांड है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। ये मुनासिबत के दायरे के अंदर है कि जी अगर फर्ज किए रहे कि शहजाद अकबर की लगती हो और बहुत दुश्मनी हो और एक नियति की बुनियाद पर शहजाद अकबर जहांगीर खान तरीन को कर रहा हो प्रोसिक्यूट, तो ये एग्जेक्टिव को कहना, ये अगर एक पार्टी में हो या ना हो, ये जहांगीर तरीन का एग्जेक्टिव हेड को कहना कि आप वो सुने, अब ये इसको बीच में से निकालें, ये ना कुछ करें हमारे, और हमारी इंक्वायरी चलने दें, हम फेस करेंगे अदालत की कार्रवाई भी और इंक्वायरी। ये तो एक गैर मुनासिब बात नहीं है, ये गैर मुनासिब बात नहीं है। वो इमरान कर सकता है कि नहीं कर सकता। इमरान के को बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके इर्द गिर्द जो घेरा एक तो तंग किया है उसके अपने मशीरों ने, बहुत सारों ने, जो अजब अजब मशवरा देते हैं, और दूसरा ये जो अब तंग किया है मरियम ने, यकीनन बड़े इफ़ेक्टिवली वो इस वक्त इमरान खान को प्रॉब्लम बड़ा पहुंचा रही है। पर इनका ये नहीं पता, मैं अभी आपको बता दूं, कोई पता नहीं। अच्छा, कल से खामोशी हो जाए, मरियम 6 महीने तक के लिए बोले ही ना। वाकई अरे वहां से अगर वो सिलेक्टर्स के, ये सभी सिलेक्टर्स के सिलेक्टेड है। मियाँ साहब को कब अपने दौर पे आए हैं? मियाँ साहब जब भी आए हैं आज सिलेक्टर्स के सिलेक्शन पे ही आए हैं।
तो ये तो अब भी अखबारात में छप रहा है, आज भी अखबारात में छपा है कि कोई दुबई में कोई डील शील हो रही है, इसलिए मरियम ने कुछ अपना थोड़ा सा बदला है रवैया या लहजा। तो आप कहते हैं कि ये कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में माजी के अलावा, ये मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान के में माजी के अलावा कोई पेशीनगोई नहीं की जा सकती। You can predict nothing but the past in Pakistan. जी। तो ये इनकी बिल्कुल निगोशिएशंस चल रही होंगी। ये निगोशिएशन हर वक्त चलाते रहते हैं और एक दिन खबर आ सकती है कि जी मरियम और नवाज को कतरी जहाज आया और वो लेके चला गया, जिस तरह पिछली दफा आया था कि सऊदी जहाज आया और लेके चला गया। मगर इत्तेज़ाज़ साहब, मरियम ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर मान जाती तो आज ये हुकूमत गिर चुकी होती। तो वो तो कहती है पीपल्स पार्टी का कसूर है। पीपल्स पार्टी तो देखें जी, कसूर है या गलत है या सही है, इस्तीफे देने के हक में नहीं है। ये हमारा पहले दिन से, आज से नहीं, 1988 में भी हमने कहा था जो रिगिंग हुई है। 1990 में तो हुई रिगिंग थी, IGI बनाई थी इन्होंने। 1997 में तो नजर आ रहा है सारे पंजाब में एक सीट नहीं मिली थी पीपल्स पार्टी को, एक सीट नहीं मिली थी और हमारे 17 MNA थे। हमने फिर भी सोचा कि हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस से नहीं निकलेंगे। अब अगर हम प्रोसेस से नहीं निकले और ये भी हमारे साथ नहीं निकले तो सेनेट में भी बैठे में सीटें मिली हुई हैं, तो बाई इलेक्शन में भी सीटें मिल रही हैं। और ये हमसे आपसे एक बड़ी गुजारिश है, अगर आप हमें और थोड़ा सा टाइम दे दें, ब्रेक मुझे लेनी है, उसके बाद भी आपसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि वबा के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि आपकी बात लोग बहुत सुनेंगे। तो आप अगर कहेंगे तो हमारे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस पर भी हम बात करें कि ये वबा जिस तरह बढ़ रही है हमने किस तरह से बचना है। तो उम्मीद करता हूँ इत्तेज़ाज़ साहब ब्रेक के बाद भी हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। कोरोना फैल रहा है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम भारत में देख रहे थे, अब पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए, जब से वबा आई है 24 घंटे में 200 से ज़्यादा लोग जाँ बाक हुए हैं। 24 घंटे में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब से चंद दिन पहले देखा गया था कि 157 लोग जाँ बाक हुए, वो भी एक रिकॉर्ड था। तो अब उसके बाद अचानक से 200 से बढ़ गई है तादाद। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, ये जिस तरह से मामला चल रहे हैं, तमाम हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। हमने देखा भारत में जब ये लहर आई तो उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर पाकिस्तान में जो है ना केसेस बढ़े। इसी तरह से अब भारत में बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आपकी तो फैमिली भी, आपके करीबी लोग भी इससे इफ़ेक्ट हुए, तो आप क्या कहेंगे? हर कोई अपील करता है, जिस तरह अब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सिक्योर माहौल में घर में बैठे हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह से हम लोगों को समझाएं, अवेयर करें कि एहतियात के अलावा कोई हल नहीं है, वरना बड़ी तबाही है। जहाँ तक तो घर में रहते हुए ये सोशल डिस्टेंस और ये इस किस्म की बात है, वो तो कई अक्सर लोगों की बड़ी मजबूरी है। एक कमरा है, 2 कमरे हैं और 15 अफराद हैं। और अब ये जो वायरस आया है ये बच्चों को भी अटैक कर रहा है और बच्चे कैरियर्स भी हैं इसके। तो अब ये इसकी जो ट्रिपल वायरस जो म्यूटेट होके, ट्रिपल म्यूटेशन होके, पहले ये वायरस था, फिर ये बरतानवी इसमें म्यूटेशन हुई, फिर ये इंडिया आया तो इंडियन म्यूटेशन, अब ट्रिपल म्यूटेशन के साथ ये जो वायरस है ये, इसका भी हमें ये भी यकीन नहीं है कि इसके असरात एग्जैक्टली क्या होंगे। वो पिछले के तो कुछ अब हमने मतलब साइंसदानों ने पा लिया था कुछ, यहाँ तो है ही नहीं वो। लेकिन घर में आपको जो मजबूरी है। घर से बाहर जब निकलते हैं, जब आप बाजार जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, या दुकानदार जो है जो दुकान खोले बैठा है, वो उनको तो लाजमी मास्क पहनना चाहिए।
इसमें मास्क बड़ा सिंपल, और अभी हिसाब लगा रहे थे CNN वाले कि जिसने मास्क लगाया है और कोई और हाथ धोता रहा है, पर हाथ धोने से भी ज्यादा मास्क जिसने लगाया है उस वहाँ 85% प्रोटेक्शन रही है बनिस्बत साथ वाली रियासत की अमेरिका की, जहाँ उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, बल्कि वो गवर्नर भी कहता रहा है मुझे कोई मास्क की जरूरत नहीं है, मैंने मास्क नहीं लगाना। वहाँ उधर 85% इम्यूनिटी हो गई थी, इधर कोई 80% अफेक्ट हो गए। सही। तो मास्क अच्छा, ये भी समझ आ रही इत्तेज़ाज़ साहब जी, वैक्सीनेशन का मैं उम्मीद करता हूँ आपकी हो गई होगी वैक्सीनेशन। अब ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा एक दिन में हमने अचीव कर लिया है। ये हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हम जितनी जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीन करें। यूरोप में हमसे बुरा हाल था, अमेरिका में हमसे कहीं ज्यादा बुरा हाल था, भारत से भी बुरा हाल नजर आ रहा था एक वक्त में, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से की है। हमारे तो ये झगड़ा पड़ा हुआ है कि वेंटिलेटर सही भी है नहीं। पहले वजीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कह रहे थे जी हमारे जबरदस्त है, हम तो एक्सपोर्ट करेंगे। नए आए हैं शिबली फराज साहब, वो कह रहे हैं नकारा है। ये SOPs जो है इनको बगैर इन पे अमल किए तो हमारा कोई रास्ता बचत का ही नहीं है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोहराम मचेगा, बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। अब देखें जो ये हुआ इंडिया में जो हुआ है, वो प्रेशर पड़ गया एकदम इतना कि ऑक्सीजन वहाँ भी ख़त्म हो गई है, और हमारे पास भी इतने वसाइल नहीं है कि जितने मरीज इम्कानी तौर पर आ सकते हैं और अस्पतालों में दाखिल होने की ज़रूरत है उनकी, वो मरीज जो है वो उनके लिए आप बेड पे बिठा भी लें, फर्श पे लिटा भी दें, तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। वो ऑक्सीजन सिसक के, और बड़ी पेनफुल मौत है, बड़ी खौफनाक मौत है, और अब वो मर रहा है आपके सामने, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी वालदा, और आप कुछ कर नहीं सकते, बेबसी जो इससे है। और ये जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये लोगों को समझाने की बात है। अब इसमें देखिए मस्जिदें बंद हो गई दुनिया में, हम तरावी को भी नहीं छोड़ते, और दुनिया में लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब इसमें स्टेट का भी एक ताल्लुक है। स्टेट अपनी रिट मेंटेन करती है, हमारी पुलिस कहाँ पर है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, इनका काम है कि SOPs पर अमल दरामद करवाना। मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने बड़ा इफेक्टिवली जो है लॉकडाउन के दौरान इस पर इम्प्लीमेंट करवाया, लोगों को जुर्माने किए, बंद किए। लाहौर एक बड़ा शहर है, मुझे तो कोई एक बंदा ऐसा पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा कि किसी को पकड़ रहा है, कोई दुकान बंद करवा रहा है। तो ये क्या गवर्नमेंट की रिट नहीं है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इनके कहने में नहीं है? क्यों नहीं है SOPs पर अमल दरामद करवा सकते? मसला है हमारे यहाँ, हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो कल्चर है वो ये है कि आप एक बाजार में एक चोर को पकड़ लें, या एक बंदा वहाँ आग लगाने लगा, वो मतलब जिससे सब ने बर्बाद हो जाए, उसको आप पकड़ लें और उसको आप पुलिस के पास ले जाएं। लोग 1-2 ठुकाई भी कर देते हैं। जब उसको पकड़ा गया, उसने सरेंडर किया, आधे लोगों ने इसको छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो जो चौधरी शुजात को एट्रीब्यूट होता मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, हमारा एक एटीट्यूड भी मिट्टी पाओ वाला है। अब उसमें मैं तो फ्रैंकली देख रहा हूँ कि ये बहुत ही बुरा वक्त आने वाला, बहुत ही बुरा वक्त आने। अल्लाह रहम। और इस जरसूमे के बारे में हमें ना कोई इदराक है, ना कोई खौफ है। अच्छा, हम ये मुझे कई लोग मतलब कि मैंने पहना हो मास्क, तो दोस्त पूछ लेते हैं, ओ तो आप डरते हो, आप डरते हो, एक ताना होता है, आप क्यों डर रहे हो? तो मैं तो उनको कहता हूँ, देखो भाई, मैंने ये मास्क जो पहना हुआ है अपने मुंह पे, मैंने अपने लिए नहीं पहना हुआ, ये मैंने तुम्हारे लिए पहना हुआ। बहुत अच्छा, ये तुम्हारे लिए पहना हुआ, ये अच्छी बात। ये हर बंदा सोचे कि मैंने अपने बाप के लिए पहना है, बीवी के लिए पहना है, बच्चों के लिए पहना हुआ। बच्चे सोचे हमने अपने दोस्तों के लिए पहना हुआ,
दोस्त सोचें कि इसने जो पहना हुआ है मास्क तो मेरे लिए पहना हुआ है। सबको ये महसूस होना चाहिए कि ये मास्क अगर मैं पहनता हूँ, मेरी कोई बुजदिली नहीं है, मैं कोई गुजरांवाला का बट हूँगा तो वो मैं अब समझता हूँगा कि जरसूमा मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये जरसूमा कोई बट और ब्रेक का वक्त होने वाला है। ब्रेक के बाद आपकी मसरूफियत भी है, आपने शायद किसी और प्रोग्राम को भी ज्वाइन करना है। ये फरमाइएगा पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आगे लगता है कि ईद के बाद जो सियासत होनी है वो सारा इस तरफ चलेगी, आपको क्या लग रहा है? ईद के बाद तक मेरा ख्याल है जलसों जुलूसों की सियासत जो है ये नहीं चल सकेगी। ये जो कोविड है ये बहुत बुरा इसमें एक मोड़ आ चुका होगा और कोई जलसों पे आएगा ही नहीं, क्योंकि कितने भी मकबूल लीडर या हों वो जलसों पे नहीं आएगा। ये मेरा ख्याल है कैंपेन चलाने का वक्त ये बनेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। और आप कोई खतरा देख रहे हैं? बजट में ये बातें हो रही हैं कि शायद नाराज जो हैं पीटीआई के लोग वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बजट का बायकॉट करें, उसके बाद हुकूमत को कोई मसला हो सके इस बजट में। बजट का अगर बायकॉट करेंगे तो उनकी सीटें जाएंगी। जो बायकॉट करेगा बजट का, आर्टिकल 63A के तहत 3 वोट हैं जो अगर आप वोट अपनी पार्टी की हिदायत के बगैर के खिलाफ वोट करें तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर। लेकिन इत्तेजाज़ इससे हुकूमत भी तो जाती है ना। अगर गवर्नमेंट के ये लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाती है। नहीं, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में नहीं अभी आ जाती है, पर फिर किसी का वजीर आज़म बनना और उसका संभालना, फिर ये जाती है असेंबली तहलील होने की तरफ। इत्तेज़ाज़ हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर हमें वक्त दिया। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीडीएम के हवाले से कि क्या पीडीएम अब भी ताकतवर है, जिसने इत्तेज़ाज़ साहब ने कह दिया कि जल्द से जुलूस की सियासत तो नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा क्या दबाव डाल सकेगी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। हमारे आज ख़ास मेहमान थे इत्तेज़ाज़ हसन साहब। आप देख भी सकते हैं बोर्ड की स्क्रीन पर उन्होंने जो बातें कही हैं बड़ी अहम है। अब असद खरल साहब ये बताएं कि ज़ाहिर पीडीएम पर तो हमने बात करनी, लेकिन जो बशीर मेमन साहब वाला मामला है इस पर आप क्या देख रहे हैं? आपको भी बड़ी इस चीज़ की समझ है अदालती मामलात की, क्या इस पर कुछ हो सकता है? जिस तरह कहा जा रहा है जी तो गद्दारी कर दी है इमरान खान ने कि जी एक DGFIA पर उसने दबाव डाला, इमरान खान ने, फ़रोग नसीम वज़ीर क़ानून ने, शहजाद अकबर ने, और उनका ये बयान पूरा। और जिस वक्त आपने भी सवाल किया कि जब काजी फ़ाइज़ साहब का फ़ैसला आता है उसी वक्त उनका ये मीडिया में चल जाते हैं बयानात कि जी काजी फ़ाइज़ पर भी केस बनाने के लिए दबाव था। तो ये सब क्या हुआ है आपकी नज़र में? उसामा साहब, ये मामला बड़ा खौफनाक हद तक ये जा सकता है अगर जिस तरह नून लीग मुतालबा कर रही है मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब के अदालत जो है इसके ऊपर नोटिस ले, और अगर कोई पार्टी चली जाती है या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो ले लेते हैं, आज का तो इसका नोटिस अगर ले लेते हैं तो ये मामला बड़ा एक ख़तरनाक हद तक जा सकता है। क्योंकि जो बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, 4 शख्सियात के ऊपर उन्हें इल्ज़ाम लगाए, उसमें एक वज़ीर आज़म है, दूसरे शहजाद अकबर हैं जो उनके मशीर हैं अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर के भी स्टेट मिनिस्टर हैं, उसके साथ आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और जो इशफाक अहमद है FBR के ऑफिसर हैं, और फ़रोग नसीम 5वें जो हैं। अब ये 5 जो किरदार हैं जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और जो इल्ज़ाम लगाए उन्होंने बड़े स्पेसिफिक है। आप देखें इत्तेज़ाज़ साहब बार बार क्यों कह रहे थे, इतना प्रिसाइज और इतना एक कैलकुलेटेड और एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर एक हर चीज़ वाजे की। उन्होंने ये बताया कि मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। मैं वहाँ पे गया, आज़म खान साहब के पास बैठा, फिर शहजाद अकबर, आज़म खान मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर गए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप बहुत अच्छे अफसर हैं, बड़े अच्छे केस बनाते हैं, और आप जो है ना ज़बरदस्त केस बनाना है और ये वो। उसके बाद वो कहते हैं शहजाद अकबर साहब के पास गए तो उन्होंने मुद्दा खोल दिया।
फिर उसके बाद कहते जब मैंने रजिस्ट किया तो मुझे सेटिस्फाई करने के लिए शहजाद अकबर और आजम खान फरोग नसीम के पास चले गए। काजी फैसल साहब वाला उसके 6 महीने बाद ये रिटायरमेंट लेते हैं। तो मामला ये है कि उसामा साहब ये कि अगर क्या वजीर आजम किसी को कहता है FIA के DG को कि भाई ये देखो ये शुगर मिल्स में हो रहा है, अभी तो उन्होंने शुगर मिल्स के खिलाफ वजीर आजम ने कमीशन बनाया, उन्होंने इंक्वायरी का कहा, तो क्या अगर वजीर आजम किसी को डायरेक्शन देता है तो वो गैर कानूनी गैर आईनी हो सकता है? उसामा साहब यहाँ बड़ा खतरनाक मामला है। एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में वजीर आजम अगर अहकाम देता है तो बहुत बड़ा एक चार्जशीट बनेगी। मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा वजीर आजम, मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा वजीर कानून, मिसकंडक्ट के मुर्तकब हो गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा शहजाद अकबर और FBR का अफसर। अगर ऐसी बात प्रूव होती है, अगर ऐसी बात स्टेब्लिश हो जाती है, ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं सारे लोग, इनके ऊपर केस बन सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बारे में अगर कोई वज़रा या वज़ीर आज़म अगर किसी इदारे को ये कहते हैं कि आप इनके बारे में तहकीकात करो, जो कि आईनी और कानूनी तौर पर वो नहीं कह सकते, तो अगर ये चीज़ एस्टेब्लिश होती है सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे या किसी जगह पे, तो ये सब के खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये दोबारा एक दफा इफ्तिखार चौधरी वाला आपको लगता है मामला हुआ है आपकी नजर में कि जी बुलाकर और कुछ केस बनाने का और ये सारा कुछ ये उस तरह का है, या ये बिल्कुल मुख्तलिफ है? क्योंकि ये टाइमिंग के हवाले से इतने अरसे बाद इनका आना, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? उसामा साहब, टाइमिंग का तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो कि उन्होंने 6 महीने के बाद क्यों कहा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू किया गया उसमें वो जो रिपोर्टर था शाहिद असलम, उसने उनसे पूछा कि आपने जब आप सर्विस में थे आपने उस वक़्त क्यों नहीं कोशिश की कि आप जाके उनसे बात कर लेते चीफ जस्टिस से, या बाद में आप चले जाते? तो उनका ये कहना था कि जनाब मैं अब क्या ड्यूरिंग सर्विस में कैसे जाके सर्विंग जज के पास चला जाऊँ कि ये प्राइम मिनिस्टर आपके खिलाफ ये कर रहा है या ये कर रहा है। मैं ये उस वक्त नहीं कर सकता था। उस वक्त मैं बस ये जो कर सकता था वो ये था कि मैं स्टैंड ले सकता था, वो मैंने स्टैंड ले लिया। लेकिन इसमें 2019 को रिटायर हुए हैं बाबर साहब, 29 नवंबर 2019। उसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, भी 6 महीने पहले भी इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो हाईकोर्ट में भी रिटायरमेंट के बाद पेश होते रहे अपने मामले में, कभी कहीं कोई इस तरह की बात नहीं की। ये आज ही क्यों? ये बड़ा अहम है, यही असल पॉइंट है कि अब क्यों जिस दिन जस्टिस काजी फायज ईसा का केस जीतते हैं, जो उनके हक में फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे अगले दिन ये इंटरव्यू आ जाता है और जिसमें ये सारी जो साजिश की गई इसके ताने बुने जो है वो खोल देते हैं। लेकिन उसामा साहब, इसमें ये जो चीज़ है ये प्रूव करना इतना आसान नहीं है। ये जो वो सारे एलिगेशन लगा रहे हैं अल्टीमेटली उनको प्रूव भी करने पड़ेंगे। बड़ा एक तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस का रिकॉर्ड वहाँ पे, उसके बाद अब उसामा साहब CDR निकाल लें, आप कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाल लेंगे, पता लग जाएगा कौन बंदा किस वक्त आपस में इकट्ठे बैठे थे, तो वो तो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर फरोग नसीम साहब इसको डिनाई कर रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो अगर CDR निकालेंगे उस डेट की तो वो पता चल जाएगा कि फरोग नसीम साहब, शहजाद अकबर, आजम खान, बशीर मेमन और इशफाक एक जगह पे बैठे हुए हैं। वो टाइम आ जाएगा बकायदा, टावर की लोकेशन बोल पड़ेगी। शहजाद अकबर ने तो लीगल नोटिस भेज दिया है। अगर शहजाद अकबर झूठा है तो वो लीगल नोटिस भेजने से सच्चा झूठा नहीं हो जाता। लीगल नोटिस भेजने का मतलब ये नहीं है कि बशीर मेमन झूठे हो गए, शहजाद अकबर सच्चा हो गया। वो तो केस से आगे फैसला होना है ना, वो तो अदालत ने फैसला करना है कि शहजाद अकबर का जो नोटिस है या वो ठीक है या बशीर मेमन ठीक होंगे या शहजाद अकबर ठीक होंगे। आपको लगता है इस पर केस बनाएगी, दरखास्त आएगी शजील मेमन को गवाह बनाकर, या शजील मेमन खुद आ जाए जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद नून लीग इस दरखास्त ले जाए। हो सकता है कोई भी जा सकता है, कोई वकील जा सकता है, कोई आम शहरी जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रजू कर सकता है जनाब ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। बाबर साहब, टाइम का बशीर मेमन आपको लगता है कि ये बुनियाद बनेंगे और ये कहेंगे ठीक है कि मैं आता हूँ, अदालत में आता हूँ, गवाही देता हूँ, और ये तो एक चार्जशीट बन सकती है? एतजाज साहब भी कह रहे थे कि जो पिछला केस था जज अरशद मलिक वाला, उसको उस तरह नहीं परसू किया, इसको अगर करें तो शायद कुछ हो जाए। उसामा साहब देखिए, जिस बंदे ने
सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया पे आके इंटरव्यू दे दिया, उसने इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया, तो वो कोर्ट में भी चला जाएगा। कोर्ट में कहा है कि मुझे अगर कोर्ट बुलाएगी तो मैं उनका जाने के लिए तैयार हूं, और कोर्ट में चला जाएगा और वो जाके ये सारा कुछ उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो लॉग बुक है साहब के खिलाफ केस चल रहा था, अब तो फैसला आ गया, उस वक्त क्यों नहीं गए? काजी फाइसा साहब से ही राब्ता कर लेते रिटायरमेंट के बाद और कहते कि जनाब मैं आता हूं, पहले खबर लगवा सकते थे। ये इंतजार क्यों करते रहे काजी फाइसा के केस खत्म होने का? उस वक्त केस मजबूत हो जाता। और अब तो इवेंचुअली अब तो सवाल होंगे कि जी अब भी क्यों याद आया, अब ये किसी के कहने पर आ गए हैं और 3 से बाद आ गए हैं, तो हुकूमत को तो उस वक्त नुकसान होता। अब तो ये मामला उस तरह नहीं होगा, इनकी गवाही कैसे मानी जाएगी? समा टाइमिंग तो बड़ी अहम है। अब इन सवालात का जवाब जो है वो तो ये खुद ही दे सकते हैं कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं उन्होंने मुंह खोला, पहले क्यों नहीं इस पर बात की, अब क्यों बात की है। तो इन चीज़ों के का जो जवाब है यही सारा सवाल है कि जनाब आप 8-9 महीने क्यों चुप रहे। फिर वो खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मुझे बड़ा डिसग्रेसफुली जो है मुझे वहाँ से डिसग्रेस करके निकाला, यानी कि मुझे रिटायरमेंट से 15 दिन पहले OSD बना दिया, जो कि बड़ी डिसग्रेस होती है। आपको अनसेरिमोनियस तरीके से आपको निकाला नौकरी से। तो जाती अनाथ कहा जाएगा इसको। तो उन्होंने मौका तलाश कर रहे थे वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि मुझे इस गवर्नमेंट ने अनसेरेमोनियस तरीके से सर्विस से निकाला और मैंने एहतजाजन 15 दिन पहले रिटायरमेंट से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मुझे हटा के OSD कर दिया गया था। मुमन उनका ये कहना था कि रवायत यही होती है कि अगर कोई DG FIA तो उसको ऑनर ये है कोई DG FIA ही रिटायर हो। अगर आप 15 दिन पहले किसी को OSD करते हैं तो इसका मतलब ये कि उसको आप डिसग्रेस कर रहे हैं। तो इस डिसग्रेस से बचने के लिए उन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया। तो रिजेंटमेंट तो उनके अंदर है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ वैनम तो है। अब उसका मौका इन्होंने अब क्यों तलाश किया, अब आके इंटरव्यू क्यों दिया, इसका जवाब तो बशीर मेमन खुद ही दे सकते हैं। करल साहब क्या होगा? आखिरी जुमला आपकी रही। इमरान खान एक और मुश्किल में आने वाले हैं। देखिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले लेती है तो बिल्कुल इसमें ये बड़ा सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले लेती है। उसके अलावा कोई और फॉरम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद करल साहब। आज एतजाज़ एहसन साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।